आपका सबका फिर से स्वागत है। मूल अधिकार की श्रृंखला को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अपने सबसे अंतिम पड़ाव में, यानी कि जो 3 बचे हुए थे 33, 34 और 35। ये उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इन्हें भी जान ही लीजिए, क्योंकि 12 से 35 तक चूँकि मूल अधिकार हैं, तो हम लोगों ने 12 से लेके 32 तक देख लिया है, जिसमें 32वां काफ़ी इम्पोर्टेंट था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 33, 34 और 35 बचे हुए हैं। तो 3 ये अधिकार कौन कौन से हैं? ये अधिकार तो नहीं है, इनमें कुछ खास बातें लिखी हुई हैं अधिकारों से संबंधित। वो कौन सी बातें लिखी हुई हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है कि निम्न 4 संस्थाओं के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन कब कब लग सकता है, किन किन व्यक्तियों पर, ये चार कैटेगरी कौन कौन सी है, उनके बारे में आर्टिकल 33 में जिक्र है। जैसे मिलिट्री के मूल अधिकार, मिलिट्री में जो भी काम करता है सभी व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध रहता है, क्योंकि वहाँ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता जो आपको दी हुई है आर्टिकल 19 में, बोलने की आज़ादी, सभा करने की, संघ बनाने की, वैसा मिलिट्री में नहीं हो सकता। आप वहाँ सभा करके संघ नहीं बना सकते अपना अलग से। तो इस तरह से ये मूल अधिकार मिलिट्री के सदस्यों को नहीं मिलते, तो वहाँ प्रतिबंध है। उसके अलावा जो गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, जैसे रॉ है हमारी गुप्तचर एजेंसी, जो एक्सटर्नल काम करती है, विदेशों में काम करती है, और देश के अंदर काम करने के लिए IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये सब के जो भी जासूस होते हैं, जो स्पाई होते हैं, उनको भी मूल अधिकार नहीं मिले होते राइट टू एक्सप्रेशन के, क्योंकि उनके पास काफ़ी देश की सुरक्षा के संबंधित बहुत गहरी जानकारी होती है, जो काफ़ी सेंसिटिव है, वो बाहर आ सकती है। इस वजह से उन्हें मूल अधिकारों को एक्सेस करने का राइट नहीं है। और राजदूत, जो भारत के राजदूत जो विदेशों में काम करते हैं, उन्हें भारत सरकार की बात को ही रखने का अधिकार है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं रख सकते। उसी तरह से मीडिया से अपेक्षा की जाती है वो हमेशा समाज में सच को दिखाएगा। किसी भी सरकार के एक्टिव एंटी या प्रोएक्टिव होकर काम नहीं करेगा, ऐसी मीडिया से अपेक्षा की जाती है। तो वहाँ भी मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी बोलने की आज़ादी नहीं शो करेगा, बल्कि जो वास्तव में जो सही है उसे शो करेगा। तो ये 4 जो कैटेगरी हैं, उनमें मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप इसका ध्यान रखेंगे। सेना, गुप्तचर, राजदूत और मीडिया। उसके अलावा जो मार्शल लॉ लागू होगा, सैन्य कानून जब लागू होगा, तो मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। जो हमारे मूल अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 32 तक मिले हुए हैं, उसमें कुछ एक मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी को सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 34 में है। अब 35 जो लास्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी मूल अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 में ही मूल अधिकार दिए हुए हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जो भी भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं, उनमें संसद पॉजिटिव बदलाव कर सकती है, उनमें संसद समय समय पर चेंज कर सकती है। आपने देखा भी होगा कि DPSP जो भाग 4 में है, उसमें शिक्षा का अधिकार को उठा के मूल अधिकार में डाल दिया गया, या फिर 2005 में RTI आया, सूचना का अधिकार, उसे मूल अधिकार बना दिया गया 19A के तहत। तो संसद मूल अधिकार में पॉजिटिव चेंज कर सकती है, सकारात्मक बदलाव कर सकती है। इसका वर्णन आर्टिकल 35 में है। ये 33, 34 और 35, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। हो सकता है कभी किसी एग्जाम में इससे सवाल बन जाए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उसे देखेंगे। हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा अधिकार विदेशियों को मिले हैं और कौन से नहीं मिले हैं। और उसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं उस सबको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से अधिकार हम लोगों को सबको मिले हुए हैं, कौन से अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं, और इस सब को हम एक चार्ट से देखेंगे।
देखिए, ये मूल अधिकार जो हैं, सारे मूल अधिकार एक जगह मैंने लिख रखा है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसी किसी को लगता है कि वो मूल अधिकार हैं, लेकिन वो है नहीं। जैसे मताधिकार, राइट टू वोट हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। अगर आपको वोटिंग नहीं करने दिया गया तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिमिनल जेल में रहते हुए ही चुनाव दिए जाते हैं। किस प्रकार दिए जाते हैं? वो वोट देने नहीं जा सकते, उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने की आज़ादी है। तो मताधिकार उनका कानूनी राइट नहीं है। तो इसके अलावा ऐसे कुछ अधिकार हैं जो सबको मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 वाले अधिकार। आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया था, जिसमें 5 तरह की समानता की बात की गई है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये केवल भारतीयों को मिला हुआ है, क्योंकि जन्म स्थान का नागरिकता पाने में काफ़ी योगदान है। इस वजह से जो विदेशी हैं उन्हें कैसे इस यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है और कैसे सारे अधिकार दिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15 के अधिकार, आर्टिकल 16 के अधिकार, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। विदेशियों को यहाँ के लोक नियोजन में अवसर नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 16 में का जो अधिकार है वो उन्हें नहीं दिया गया है, इस वजह से ही। और उसके अलावा आर्टिकल 19 में है राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की, सभा करने की, आवागमन करने की जो छूट है हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन विदेशी नागरिकों को ये छूट नहीं मिली हुई है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या किसी और देश का आया व्यक्ति और यहाँ की सरकार की बुराई करने लगा, तो ऐसा वो जानबूझ के भी तो कर सकता है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इस वजह से उन्हें आर्टिकल 19 नहीं मिला है। आर्टिकल 29 और 30 भी नहीं मिला है। 29 और 30 मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने नोट्स बनाया होगा और ये सबको लिख रखा होगा। जैसे आर्टिकल 29 में है कि जो किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक आधार पर किसी को प्रवेश पाने से रोका नहीं जा सकता। अभी क्या आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली शिक्षण संस्थान बनाए जा सकते हैं और सरकारें उन्हें अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगी। तो ये अधिकार जो हैं 29 और 30 ये विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई विदेशी ऐसे आए जो यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में हों। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, तो भारत में कुछ धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। बाकी धर्मों के अगर विदेशी यहाँ पे आ जाएं और वहाँ पे शिक्षण संस्थान खोलने लगे, सरकार से अनुदान मांगने लगे, तो ये बहुत अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसलिए 29 और 30 के अधिकार विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। 15-16 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और नस्ल के आधार पर समानता के अधिकार नहीं मिले हुए हैं उनको। उसके अलावा लोक नियोजन में अवसर की समानता नहीं मिली हुई है और राइट टू एक्सप्रेशन नहीं मिला हुआ है, बोलने की आज़ादी नहीं मिली हुई है। उसके अलावा 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के अधिकार उनको नहीं मिले हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा, टोटल 5 तरह के अधिकार उन्हें नहीं मिले हुए हैं। बाकी सारे अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं। जैसे विधि के समक्ष समता जो आर्टिकल 14 में है वो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में जो है वो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा होगी, वो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। ये नहीं कि विदेशी है तो उसको 2-2 बार सज़ा दे दो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो 5 वो अधिकार छोड़ के बाकी सारे अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो ये हम लोगों ने ये देख लिया, ये हम लोगों का हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, एक बार रिवीजन कर जाते हैं मूल अधिकार में कौन कौन से मूल अधिकार हम लोगों को पढ़ने थे। जैसे फर्स्ट जो था समानता का अधिकार, 14 से
14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 इसमें आर्टिकल 24 में है कि 14 साल से कम बच्चों को माइंस में, फैक्ट्री में और जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 जो डिलीट कर दिया गया। उसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, सूचना का अधिकार जो बाद में जोड़ा गया RTI 19A में जोड़ा गया ये, और RTE राइट टू एजुकेशन जो 21A के तहत जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, ये 2002 में जोड़ा गया। तो इस तरह से ये 2005 में जोड़ा गया। तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे मूल अधिकार हैं। ये हमारे मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकार नहीं हैं, जैसे मताधिकार, अनिवार्य रोजगार। आप सरकार से रोजगार तो मांग सकते हैं, तो आपको लोक नियोजन में अवसर की क्षमता तो मिलेगी, लेकिन सरकार से ये गारंटी नहीं ले सकते कि मुझे रोजगार दे ही दो। तो अनिवार्य रोजगार आपका मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है। मान लीजिएगा आपकी नौकरी लग गई, आपको रोजगार मिल गया सरकारी या फिर कोई भी रोजगार मिल गया, तो आप हड़ताल पर नहीं जा सकते बार बार। आपका मूल अधिकार ये नहीं है, आप हड़ताल पे चले जाएंगे। सरकार आपको अपनी सेवा से बर्खास्त भी कर सकती है। तो ये हड़ताल पर जाना मूल अधिकार नहीं है। आवास भी मूल अधिकार नहीं है। सरकार से आप रहने को घर नहीं मांग सकते। सरकारी चुनाव में वादा तो कर देती हैं, लेकिन ये मूल अधिकार में नहीं है। इसलिए तो वादा करती हैं कि आप फिर कोर्ट न जा पाएँ। जो मूल अधिकार में दी गई बातें हैं उन्हीं के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, बाकी चुनावी वादों पर आप कोर्ट थोड़ी जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस तरह से मूल अधिकार भाग 3 में जो है उसका सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया 12 से 35 तक। ये डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि भाग 3 मूल अधिकार में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, और आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर जाएंगे, कॉपी में लिख जाएंगे। बेटा तो खर्चा होगा 2-3 बार रिवाइज करने से, लेकिन जब आप एक बार लिखेंगे, इसको स्याही खर्चा करेंगे, तो वो आपका पूरा सॉलिड हो जाएगा और आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, और पेपर में अच्छा करेंगे। मुझे यही लगता है पेपर में, एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 नंबर तो कन्फर्म रहते हैं। मूल अधिकार के बाद हम लोग आगे जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हम लोग भाग 4 शुरू करेंगे, नीति निर्देशक तत्व DPSP। ठीक है, धन्यवाद। रिवाइज करते रहें कृपया।